वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शेयर होल्डर कोटा के बारे में। वेल आईपीओ पे आपने कई बार सुना होगा शेयर होल्डर कैटेगरी होती है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो जब अपने इंटरमीडिएरीज या फिर अपने सब्सिडीज को मार्केट में लिस्ट करने के लिए लाती है ना, तो वो शेयर होल्डर्स को अपने पर्टिकुलर उस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें एक ऑफर देती है या फिर उनको देखते हुए उनके लिए एक ऐसा कोटा निकालती है जिसमें उनको इस पर्टिकुलर जो ये कंपनी न्यू लिस्ट करने के लिए ला रहे हैं उसमें आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाए, इसके चांसेस हाई हों। तो बेसिकली शेयर होल्डर कोटा एक ऐसा कोटा होता है जैसे कि आपका रिटेल कोटा होता है, जैसे कि आपका एचएनआई कोटा होता है, क्यूआईबी के लिए होता है, वैसे शेयर होल्डर की भी अलग कैटेगरी होती है। एंड जनरली जो शेयर होल्डर कैटेगरी होती है इसमें आईपीओ में जो सब्सक्रिप्शन के नंबर्स होते हैं ये बाकी सारी कैटेगरी से बहुत कम होते हैं एंड चांसेस ऑफ अलॉटमेंट इसी वजह से बहुत हाई रहते हैं। एंड जब नॉर्मली आईपीओ एक गेन में लिस्ट होता है तो वो आईपीओ शेयर होल्डर वाली कैटेगरी में भी उतने ही गेन में लिस्ट होता है। ये काफी बड़ा या फिर मैं बोलूं काफी अच्छा मौका रहता है आपके लिए वेल्थ क्रिएट करने का। दूसरी चीज ये होती है शेयर होल्डर कैटेगरी में जब भी आप अप्लाई करेंगे आप उसके साथ ही रिटेल या फिर एचएनआई कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। यस गाइस, एचएनआई कैटेगरी हो जिसमें बिग एचएनआई आता हो, स्मॉल एचएनआई आता हो या फिर नॉर्मल अपनी रिटेल कैटेगरी हो, आप इन तीनों में से ही किसी एक में अप्लाई कर सकते हैं एंड इसके साथ शेयर होल्डर कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। अगर लक आपके साथ रहे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको शेयर होल्डर कैटेगरी में तो अलॉटमेंट मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ ही भाई रिटेल बिग एचएनआई या फिर स्मॉल एचएनआई में भी अलॉटमेंट मिल सकता है। एंड एक और चीज होती है यहाँ पे कि यहाँ पे जो अलॉटमेंट का बेसिस होता है वो प्रोपोर्शनेट होता है। सिंस आप एक शेयर होल्डर हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, तो कंपनी भाई आगे बढ़ करके आपको लॉटरी की जगह शेयर होल्डर कैटेगरी में प्रोपोर्शनेट बेसिस में अलॉटमेंट देती है। इसका मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं आपके अलॉटमेंट के चांसेस कंफर्म्ड है। बट यस, ये जरूर होता है कि जितने आपने क्वांटिटीज के लिए बिड लगाया है उतना सारे शेयर्स आपको ना मिले, बट ये चीज हर बार नहीं होती है। अगर उस पर्टिकुलर आईपीओ में जो सब्सक्रिप्शन के नंबर्स हैं वो काफी ज्यादा कम है तो जितने लोगों का अप्लाई करा है उतने सबको ही शेयर होल्डर कैटेगरी में शेयर मिल जाएंगे। अगर उसमें मॉडरेट या फिर मैं बोलूं थोड़ी बहुत अच्छी सब्सक्रिप्शन ही है तब डेफिनेटली भाई प्रोपोर्शनेट बेसिस में, मतलब जितने में भी अप्लाई करा है, जितने भी लोगों ने अप्लाई करा है उनको कम से कम एक लॉट की तो अलॉटमेंट मिलेगी एंड बचे हुए शेयर्स उनके जितने उन्होंने अप्लाई करें उसके प्रोपोर्शनेट बेसिस में मिल जाएंगे। एंड देन तीसरा ये होता है कि अगर वो आईपीओ में बहुत ही ज्यादा हाई नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन आ जाए, बहुत ही ज्यादा हेवी अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन लग गए, देन तो भाई शेयर होल्डर कैटेगरी में भी आपको लॉटरी बेसिस में ही अलॉटमेंट होता है। उसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको शेयर होल्डर कैटेगरी में शेयर्स मिले ही मिले। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शेयर होल्डर कैटेगरी में अगर आपको एलिजिबल होना है तो उसके लिए गाइस जो पेरेंट कंपनी है, जैसे कि आप लगा सकते हैं अगर आपने भारत कोकिंग कोल का रिसेंटली आईपीओ देखा होगा, कोल इंडिया के अगर आपका शेयर थे जब इसकी रिकॉर्ड डेट थी उस टाइम पे अगर आपका कोल इंडिया के शेयर्स होते तब आप इसमें शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते। इसी वजह से यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि क्योंकि भाई आपको नहीं पता है कब किस कंपनी का आईपीओ आने के लिए फाइनलाइज हो जाए, कब उसकी रिकॉर्ड डेट आ जाए, आपके पास सिंपली ईयर के स्टार्टिंग में ऐसे कई सारे रूमर्स होते हैं जिस बेसिस में आपको पता लगता है कि कौन कौन कंपनीज अपने आईपीओ को लेके आने वाली हैं, कौन कौन कंपनीज इन आईपीओ में शेयर होल्डर कैटेगरी को लेके आएगी। एंड इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कई सारी कंपनीज की लिस्ट आ रखी है जिसके हिसाब से 2026 में इन पर्टिकुलर कंपनीज के आईपीओ आ सकते हैं एंड इन पर्टिकुलर कंपनीज के अगर आप शेयर्स को बाय करेंगे तो यस आप शेयर होल्डर कैटेगरी में एलिजिबल हो जाएंगे। एंड इसमें ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास कम से कम 10,000, 1 लाख या 10 लाख के शेयर्स होने चाहिए। अगर आपके पास एक शेयर है ना उस कंपनी का, आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जो सबसे पहले कंपनी है वो है एचडीएफसी बैंक। इनकी एचडीएफसी सिक्योरिटीज लिमिटेड कंपनी का आ सकता है आईपीओ इस साल में। देन कोटक बैंक में कोटक एएमसी एंड कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड का भी आईपीओ आ सकता है। एलएनटी, इनकी जो सब्सिडरी कंपनीज है एलएनटी की, उनके भी आईपीओ आ सकते हैं। तो पर्टिकुलर आप इस कंपनी के शेयर्स को कंसीडर कर सकते हो। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भाई ये किसी भी तरीके से एडवाइस वाली वीडियो नहीं है, यहाँ पे हम ये पेरेंट कंपनी के शेयर्स बढ़ेंगे उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, बट हम ये बात जरूर कर रहे हैं कि अगर इन कंपनीज के आईपीओ आते हैं तो शेयर होल्डर कैटेगरी में आपको इन आईपीओ में पर्टिकुलर इन कंपनीज में अगर आपका शेयर्स होंगे तभी आप एलिजिबल रहेंगे। इसे किसी भी तरीके से भाई कोई एडवाइस वाली वीडियो मत समझना। अगर आपके पास एसबीआई कंपनी के शेयर्स होंगे तो आप एसबीआई फंड मैनेजमेंट जो एसबीआई होम फाइनेंस कंपनी है इसके शेयर्स में अप्लाई कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अगर आपके पास शेयर्स हैं तो इनका जियो लिमिटेड, जियो टेलीकॉम लिमिटेड का आ सकता है आईपीओ। उसमें अगर शेयर होल्डर कैटेगरी रहेगी तो डेफिनेटली भाई वेल्थ क्रिएशन का काफी अच्छा मौका है, क्योंकि भाई आपने देखा ही होगा जियो फाइनेंस जो कंपनी थी ना ये रिलायंस से डायरेक्टली डीमर्ज हुई थी, बट जो जियो आने वाला है इसके लिए ये कंपनी एक न्यू सेट ऑफ शेयर्स को इशू करने वाली है। अब इसके बारे में तो डिटेल्स नहीं है कि ऑफर फॉर सेल होगा या बिल्कुल ही एकदम ही न्यू फ्रेश इशू होगा, तो उसके बारे में तो हमें आने वाले टाइम में पता लग ही जाएगा। बट ये ऐसा हो सकता है यहाँ पे शेयर होल्डर कैटेगरी हो, अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। हीरो मोटर कॉर्प अपना हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड का आईपीओ लेके आ सकते हैं। ओएनजीसी लिमिटेड, ओएनजीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का आईपीओ लेके आ सकती है। मुथूट फाइनेंस, बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड का आईपीओ लेके आ सकती है। एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी का आईपीओ लेके आ सकती है। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन लिमिटेड, इस कंपनी का आईपीओ आ सकता है। ये कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी है। औरोबिंदो फार्मा की सब्सिडरी यूगिया फार्मा स्पेशलिटीज लिमिटेड का आईपीओ आ सकता है। स्प्रे किंग एग्रो, ये जो कंपनी है इसकी जो सब्सिडरी है नरमाद्रेश रास
इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका भी आईपीओ आ सकता है। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, इसकी जो पेरेंट कंपनी है टाटा मोटर लिमिटेड, इसके भी आप शेयर्स रख सकते हैं। पीएनबी मेट लाइफ का भी आईपीओ आ सकता है, जिसके आपको पीएनबी लिमिटेड आपके पास होने चाहिए। भारतीय एयरटेल लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी जो एयरटेल पेमेंट बैंक है, उसका भी आईपीओ आ सकता है। बिग बास्केट लिमिटेड, जिसकी पेरेंट कंपनी टाटा कंज्यूमर है, इसका भी आईपीओ जल्दी आ सकता है। ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड जो सब्सिडरी कंपनी है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, इसका भी आईपीओ आ सकता है। एंड जैसे मैंने बताया भाई, जो पेरेंट कंपनी है उसका अगर आपके पास केवल एक ही शेयर हो, स्टिल आप इसमें शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रह सकते हैं। एंड जैसे मैंने आपको वीडियो के बीच में भी बताया था, ये किसी भी तरीके से कोई एडवाइस वाली वीडियो नहीं है, जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अनटिल एंड अनलेस आपके पास इन पर्टिकुलर पेरेंट कंपनी के शेयर ना हो, तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। एंड जैसे मैंने बताया था कि अगर आप भाई ऐसा करें कि आप शेयर होल्डर कैटेगरी में भी अप्लाई करें, उसके साथ ही रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करें, बट रिकॉर्ड डेट में आपके पास उस पर्टिकुलर पेरेंट कंपनी का शेयर ही ना हो, तो भाई आपकी पूरी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने वाली है। यस, इस वजह से अगर आपको श्योरिटी नहीं है, आपके पास रिकॉर्ड डेट के दिन में एक शेयर भी अवेलेबल नहीं है, प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट रहेगी गाइस, आप अपने अच्छे खासे मौके को मत गवाओ, आप फालतू में एक्सपेरिमेंट मत करो। सिर्फ रिटेल या फिर जो भी एचएनआई कैटेगरी है उसमें ही आपको अप्लाई करना चाहिए। बेफालतू में भाई एक शेयर होल्डर कैटेगरी में भी आप अप्लाई कर सकें, इस वजह से आपकी पूरी आईपीओ की एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो सकती है। इस वजह से भाई ये सारा ही जो काम है बिल्कुल सोच समझ के, सारी डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद ही आपको करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आप पूरे टाइम ही अपने लक को, अपने आप को ही कोस रहे होते हैं, बट दिक्कत आपकी कुछ और होती है। हो सकता है आपके भाई कहीं बैंक अकाउंट में नाम गलत हो सकता है आपने जो पर्टिकुलर बैंक से आप भाई मैंडेट एक्सेप्ट करते हैं, अगर आप यूपीआई कर रहे हैं उसमें बैंक का नेम आपका डिफरेंट हो, आधार कार्ड वाला नेम चढ़ गया हो, और जो आपका पैन में नाम है वो डिफरेंट हो। ऐसे कई सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंसिडर ही नहीं होती। वो कंसिडर होने से पहले आप लॉटरी बेसिस में घुसो, उससे पहले भाई एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है। इस वजह से ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बाकी इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपकी इस वाली वीडियो से हेल्प हो पाई हो एंड आप इसके थ्रू कई सारी चीजें इस शेयर होल्डर कैटेगरी के बारे में जान पाए हो। बाकी ये वीडियो आपको कहीं भी पसंद आए, प्लीज गाइस इस वाली वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं, इससे हमारी कम्युनिटी काफी ग्रो कर सकती है। एंड इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं बहुत जल्द आपको एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।